गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 9 कंप्लीट कर लिया था। उसके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए थे हमारे और चैप्टर 9 मोशन भी कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर 9 जो है आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इसके बाद हम टॉपिक शुरू करेंगे ग्रेविटेशन, जो कि आपका चैप्टर 10 है। ग्रेविटेशन क्या होता है और ये किस तरीके से यूज होता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन में कुछ आपके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। फर्स्टली जिसे स्टार्ट कर रखा है चैप्टर में इंट्रो। ठीक है, इसमें आपको दे रखा है कि आपको ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है और ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ग्रेविटेशन क्या होता है? वी नो दैट द मून गोज अराउंड द अर्थ। ठीक है, मून हमारी अर्थ के अराउंड घूम रहा होता है। एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रो अपवर्ड रीचेज एन सर्टेन हाइट एंड देन फॉल्स डाउन। ठीक है, इट इज सेड दैट व्हेन न्यूटन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री एन एप्पल फेल ऑन द fall of the apple fell on him. The fall of apple made Newton start thinking. ठीक है, तो इसमें क्या एग्जाम्पल मिला है आपको कि न्यूटन ने एक एक्सपीरियंस किया कि वो एप्पल के ट्री के नीचे बैठा था और एक एप्पल उसके ऊपर आकर गिरा। ठीक है, तो उसको एक्सपीरियंस हुआ कि ये एप्पल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों गिरता है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं जाता। तो उसके माइंड में स्ट्राइक हुआ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, वो मुझे ढूंढना है। ठीक है, तो उसने जैसे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक्सपेरिमेंट्स किए और उनका फाइनली रिजल्ट क्या आया कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल कोई फोर्स होती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। अर्थ के ऊपर जो भी बॉडीज़ हैं, ठीक है, अर्थ के ऊपर जो भी बॉडीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करती हैं। किसी भी बॉडी का अगर मास m1 और m2 दे रखा है तो ये आपस में अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करती है। ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और ये वाली अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब बॉडीज के बीच में होता है, चाहे उस बॉडी का मास बहुत ही छोटा हो या फिर वो बहुत बड़ा हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ग्रेविटेशन का कुछ आइडिया आता है। अब इसने बताया है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ क्या होता है ग्रेविटेशन का? अब मैंने जैसे बताया कि ये हर बॉडी के ऊपर एप्लीकेबल है। चाहे आप यूनिवर्स में कोई भी बॉडी ले लो, मून, अर्थ, सन, जो भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रोटेट कर रहे होते हैं, मतलब घूम रहे होते हैं, या फिर जो मून है वो अर्थ के अराउंड घूम रहा होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट सारे के सारे ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड ग्रेविटेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को किसी फोर्स से अट्रैक्ट करता है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। और दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल दे रखा है, टू बॉडीज हैं m1 एंड m2, ये किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, मान लिया हमारा r। इनके जो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है वो है r। ठीक है, ये बॉडी A, बॉडी B। तो ये लॉ स्टेट करता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फर्स्ट ये दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीन क्या होता है? 1/r²। ठीक है, इनको कंबाइन करके हम लिखते हैं तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r²। ठीक है, ये हमारा ग्रेविटेशनल लॉ होता है। F इक्वल्स टू, हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो इक्वल्स टू के लिए हम क्या लिखेंगे? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ लिखेंगे, वो g, जो कि हमने लिखा है g, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r²। ठीक है, ये हमारी होती है ग्रेविटेशनल force between two objects having mass m1 and m2 and separated by distance r। ओके, तो ये जो g वैल्यू आई है, ये कोई कांस्टेंट है और इसको हम मानते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक
ठीक है। इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हमारा है f इक्वल्स टू हमारी वैल्यू क्या मिली है g m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, g की यूनिट्स बतानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे, g रीअरेंज करेंगे इसको, f इंटू यहाँ पर आएगा f, ये इसके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन f इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2, ठीक है। तो f की यूनिट क्या होती है न्यूटन, r की यूनिट क्या होती है मीटर, r अगर स्क्वायर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और मास किस में होता है kg। तो नीचे दो मासेस हैं तो हमारा क्या हो जाएगा kg स्क्वायर, ठीक है। तो g की यूनिट हमारे पास क्या आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी हमारी यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटली वैल्यू कितनी आती है जी की 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये वैल्यू हमेशा न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगी। इस तरीके का कॉन्सेप्ट है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है। तो ये इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। इसकी इम्पोर्टेंस, फ्री फॉल क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है।